हेलो एवरीवन। तो सीजिल के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर, तो उसके लिए हम दो तरह के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एक तो न्यू टॉपिक्स एंड दूसरा है हॉट टॉपिक्स। अभी हॉट टॉपिक्स क्या हैं? हॉट टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी गर्म हो चुके हैं। तो हॉट टॉपिक्स वो हैं जो कि अभी रिसेंट में, आपको पता है स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो रिपीटेडली पूछे गए हैं वो टॉपिक्स हम करने वाले हैं। ठीक है, रिपीटेडली पूछे गए हैं बार बार। लैंड फॉर्म वाला जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है, ये जब हम पढ़ते हैं, मैंने हर जगह आपको पढ़ाया। वो बात अलग है कि हम उतनी इंपॉर्टेंस दे के इसको अभी तक नहीं पढ़ते थे, क्योंकि टीसीएस में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते थे। क्योंकि बनते थे तो हमने ऑब्वियस सी बात है किया तो था ही पहले से। और यहाँ पर जो फैट मैन है, आपको पता है फैट मैन क्या है? तो फैट मैन की पीडीएफ से ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक, और अगर आपको इसकी भी पीडीएफ चाहिए, वैसे यार मैंने अभी पिछले वाले की शेयर करना ही भूल गया हूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसको भी मैं कर देता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसमें टारगेट रख लेते हैं, कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना। एंड द टारगेट इज़ कि भाई जैसे ही 5000 लाइक्स होते हैं तो आपको तुरंत इसका जो पीडीएफ है आपको परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी कंपोनेंट देखेंगे एंड लैंडफॉर्म जो डिफरेंट हमारे एजेंट्स होते हैं, दैट इज़ रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ठीक है, सी वाटर जो, या फिर सी वेव्स, ये सब के द्वारा जो लैंडफॉर्म किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, ग्राउंड वाटर, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम पढ़ते हैं। तो जियोमॉर्फी इज़ अ scientific discipline concerned with the description and classification of Earth's topographic features. All geomorphic processes occur due to टू टाइप ऑफ फोर्सेज। जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो होते हैं जो अर्थ में जो टोपोग्राफी है उसको बनाते हैं। कैसे? कोई चीज़ अगर बनी हुई है मतलब, तो उसको बिगाड़ेंगे, दैट इज़ उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, इरोड करेंगे, ख़त्म करेंगे, और किसी चीज़ को बनाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो जियोमॉर्फिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो दो तरह के फोर्सेस की वजह से होते हैं, या फिर दो तरह के होते हैं, या चीज़ बनेगी या चीज़ बिगड़ेगी। बनेगी मतलब कि एंडोजेनिक फोर्सेस वहाँ पे लगेंगे, ठीक है, जिनको कि अंतर्जात बल बोलते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जिनको बहिर्जात बल बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास फैट मैन है तो उनके पास तो है ही है हिंदी में, जिनके पास तो अपनी हिंदी वाली खोल के बैठेंगे, और जिनके पास नहीं है तो मैं जब शेयर करूँगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, हिंदी का भी आप देखते चलेंगे। ओके, तो ये अंतर्जात और ये बहिर्जात बल है। जो अंदर से लग रहा है एंडोजेनिक, और जो बाहर से लग रहा है वो एक्सोजेनिक है। ओके, एंडोजेनिक फोर्स प्रोसेस, दीज आर जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। ऑल रिलीफ फीचर्स ऑन अर्थ आर सब्जेक्ट टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब ये एंडोजेनिक फोर्सेस, अब ये अगर आप थोड़ा सा एक चैप्टर पीछे जाएं तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं। किसने दी थी? वेगनर ने, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। जब उनसे रीजंस पूछे गए कि ये जो प्लेट्स मूव कर रही हैं इसके पीछे का फोर्स कहाँ से आता है, तो उनका ये कहना था कि पोलर फ्लिंग फोर्स है, पोल से आ रहा है, और जिन फोर्स के से टाइड्स आती हैं, दैट इज़ टाइडल फोर्स। ये जो दो फोर्स होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, प्लेट्स मूव करती हैं। लेकिन ये बाद में आर्थर होम्स ने 1930 में गलत प्रूव किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर में। वो क्यों डेवलप होते हैं? तो एक तो जो अर्थ की पहले की हीट है दैट इज़ प्रीमॉर्डियल हीट, प्लस जो रेडियो एक्टिविटी के है उसकी वजह से ये कन्वेक्शन करंट जो है बनते हैं, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो समझ में आई एंडोजेनिक फोर्सेस आ कहाँ से रहे हैं, जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, जो प्लेट को मूव कर रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा सर ये प्लेट क्या होती हैं, ठीक है? तो प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो अगर आपको याद हो तो 7 मेजर एंड फ्यू माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। प्लेट का जो मूवमेंट है वो 3 तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है कॉन्वर्जेंट, यानी पास आ रही हैं, डाइवर्जेंट, दूर जा रही हैं, एंड ट्रांसफॉर्म, ना तो पास ना तो दूर, स्लाइड कर रही हैं आपस में, लेटरल स्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्यों? क्योंकि एक प्लेट दूसरे के नीचे सबडक्ट करती है, सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, वो डिस्ट्रॉय होती है। फिर वहाँ पर आर्क वोल्केनोस क्रिएट होते हैं। कैसे वोल्केनो क्रिएट होते हैं? आर्क वोल्केनोस क्रिएट होते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री की वजह से। डाइवर्जेंट जब दूर जा रही हैं तो प्लेट स्लाइड किसके ऊपर कर रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर कर रही हैं। तो जो नीचे एस्थेनोस भरा है, वो एस्थेनोस्फीयर यानी मैग्मा भरा है, वो ऊपर आएगा और क्या करेगा? जम जाएगा, यानी नई क्रस्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होगी। तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। ये डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्री है आपको मिड ओशनिक रिज जो क्रिएट होती है, वो इसी वजह से क्रिएट होती है। मिड ओशनिक रिज वो ओशन के बीच में होती है। जब दो प्लेट जब मूव करती हैं, डाइवर्जेंट होती है, तो अंदर से जो है मैग्मा निकलता है, और यहाँ से बनता है आपका क्या?
यहाँ से बनता है आपका नया क्रस्ट, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और ये आपको जैसे मैं आपको बताया मिड ओशनिक रीज इसी से क्रिएट होती है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है वो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री के अलॉन्ग होती है। और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, यूजुअली अर्थक्वेक आते हैं। अब अर्थक्वेक के बारे में सोचो कि फिर से वहाँ मैं घुस जाऊँ अर्थक्वेक, तो मैं हाइपो सेंटर होता है, ये एपी सेंटर होता है, वेव्स निकलने लगती हैं। वेव्स दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव पी वेव एस वेव होती हैं। पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल करती हैं, जहाँ पे सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, गैस में सबसे कम होती है। ये एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ये होती हैं। ये सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड होती है। तो अगर तुम ये सोचो कि मैं ये सब बता दूंगा, तो वो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो एंडोजेनिक प्रोसेस आप समझ गए, दीज आर जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्सेस। ऑल रिलीफ फीचर्स ऑन अर्थ आर सब्जेक्ट टू एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, राहत विशेषताएं हैं, क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, सब कुछ रिलीफ फीचर्स हैं। तो इसमें अंतर्जात और बहिर्जात यानी अंदर का और बाहर का दोनों तरह का बल लगता है। ओके, एग्जाम्पल जैसे हिमालय हैं, अरावली हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे के आपको फैक्ट में ये बताया कि भाई किस तरह से हिमालय, अरावली दोनों में एंडो और एक्सो दोनों लग रहे हैं, लेकिन इनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, इनकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंडो वाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सो, और अरावली में अगर बात करेंगे तो एक्सो वाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एंडो, ठीक है। इसी वजह से इनकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होते 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 इनका रेजिड्यू बचा है, तो अरावली को हम रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं। वही हिमालयस की हाइट आज भी इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज एंडो आर सरपासिंग दी एक्सो। ना इफेक्ट क्या होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के, तो इसको हम एक जनरल टर्म देते हैं इफेक्ट्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस को, एंड दैट इज डाइस्ट्रोफिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म इज अ जनरल टर्म फॉर द एंडोजेनिक प्रोसेसेस. It is a process of deformation and movement of Earth's crust. These movements are responsible for shaping large-scale landforms over geological time periods. ठीक है, तो डाइस्ट्रोफिज्म, या तो मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, तो 5-8 हज़ार छोड़ो, मैं तुरंत ही इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में, सो दैट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है अपनी हिंदी वाली पीडीएफ खोल के वो तुरंत देख सकते हैं उसको, ठीक है, कि इसका टर्म का मतलब क्या है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं तुरंत ही इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, बाकी अगर बात करेंगे, लेकिन लाइक वाइक कम ही ना छोड़ना यार तुम, ठीक है। ये सब ये नहीं कि लाइक कर दिया, नहीं अब चलो मिल तो जाएगी तो क्यों करना ठीक है। तो डाइस्ट्रोफिज्म समझ में आया कि जितने भी हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनको हम एक जनरल टर्म के तहत कॉइन करते हैं, दैट इज़ डाइस्ट्रोफिज्म। ओके, टाइप्स क्या होते हैं डाइस्ट्रोफिज्म के, मतलब कि अभी समझ में आएगा, मतलब ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स। सारे एंडोजेनिक को एक तरह से हम बोलते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, जो अंदर के जो बल लग रहे हैं उसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं रिलीफ फीचर्स में, एंडोजेनिक प्रोसेसेस। अगर पहाड़ बनता है तो ओरोजेनिक। पहाड़ के अलावा अगर कोई अपलिफ्टमेंट या वार्पिंग होती है पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में, एपिरोजेनिक। भूकंप आता है, अर्थक्वेक। इसके अलावा कुछ होता है, सिंपल प्लेट टेक्टोनिक्स। समझ रहे हैं आप? तो ओरो जहाँ पे रूट वर्ड मिलेगा इज अ रूट वर्ड फॉर दी माउंटेन्स। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में किस तरह की रेनफॉल होती है, ओरोजेनिक। वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट में ये विंडवर्ड साइड है, ये लीवर्ड साइड है, ओरोजेनिक, ठीक है, पर्वतीय वर्षा या रिलीफ रेनफॉल भी बोल देते हैं। उसके अलावा बन रहा है तो एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। 3 तरह का प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, वो हमने देखा था। एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया किसने था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैकेंजी एंड पार्कर ने। वोल्केनोस पे आते हैं, तो ये भी एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से ही बनते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से है। क्योंकि वोल्केनो क्या है, वोल्केनो से क्या निकलता है, मैग्मा बाहर आ जाता तो लावा बोल देते, तो अंदर से ही तो निकल रहा है, तो एंडो वाले में आएगा ये वोल्केनो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप सोचें कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये जो ओपनिंग होती है वेंट होती है, इससे पायरोक्लास्टिक डेब्री निकलता है। वोल्केनो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि जो कॉम्पोजिट होता है वो सबसे गाढ़ा वाला होता है, जहाँ से सबसे विस्कस लावा निकलता है। शील्ड से बहुत ही फ्लूइड लावा निकलता है। फ्लड बसाल्ट से तो उससे भी ज़्यादा फ्लूइड निकलता है, ठीक है। एंड जो आपका सिंडर कोन, जो कैल्डेरा होता है, कैल्डेरा वो बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, ठीक है। ये मतलब जब वाटर इस पे वेंट पे जाता है तो ये एकदम एक्सप्लोड कर जाता है। सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है ओजेस डेल सेलाडो, जो कि चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, जो आपका तंजानिया देश पड़ता है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, वो वोल्केनिक माउंटेन है एक, ठीक है। और आपको बताना है कि लाइट हाउस ऑफ मेंटेन किसको बोलते हैं। प्लस यहाँ पर आपकी हमारी अगर यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं जो मैग्मा है, तो यहाँ पर हमारी बन जाती है
क्या इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक जिसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो अगर आप सोचेंगे ये सब मैं बताऊँगा आपको, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वोल्केनो आप समझ गए। अब आते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस पे। ये वो प्रोसेस होते हैं जो अर्थ सरफेस पे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लगते हैं, बाहरी बल की वजह से लगते हैं। ये फोर्स आता कहाँ से, अंदर वाला तो समझ गया है, जो ऊपर बताया तभी वो आर्थर ओम्स की थ्योरी। ये आता है, अभी देखते हैं कहाँ से आता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज दी सन। जो जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उनका सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है। जिस तरह से वहाँ डाइस्ट्रोफिज्म बोल रहे थे एंडोजेनिक सारे जितने भी प्रोसेस थे, उसी तरह एक्सोजेनिक प्रोसेस को हम एक जनरल टर्म में कॉइन करते हैं, दैट इज़ डेन्यूडेशन। वहाँ पे डाइस्ट्रोफिज्म था एंड यहाँ पे ये डेन्यूडेशन है। एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सब एक्सोजेनिक एजेंट के तहत आते हैं। डिफरेंट डेन्यूडेशन प्रोसेस क्या क्या है, तो प्रोसेस में वेदरिंग आएगा, मास मूवमेंट आएगा एंड इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आएगा। इनके पीछे का ड्राइविंग फोर्स है एनर्जी कहाँ से आती है, तो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ये पूरा जो चार्ट है ना फैट मैंने जो बना हुआ है, स्टेनो एग्जाम में यही डिट्टो, अगर आपने ज्योग्राफी का सोल्यूशन देखा होगा तो मैंने दिखाया भी था वहाँ पे, डिट्टो पूरा एक एक वर्ड ऐसे ही छपा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो यानी आपके भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो वेदरिंग ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होती है, ये एक इन सितु प्रोसेस होता है, नहीं जहाँ पर चट्टान पड़ी हुई है वहीं पे वो टूट जाती है, कहीं दूर जाके नहीं टूटती, इन सितु प्रोसेस है ये, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो तो वेदरिंग समझिए क्यों हो रहा है, ग्रेविटेशनल मॉलिकुलर स्ट्रेस केमिकल एक्शन की वजह से ड्राइविंग फोर्स है। ऐसा ही क्वेश्चन बना था कि ये दे दिया था और पूछा था इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स या एनर्जी क्या है। देन मास मूवमेंट पे अगर बात करें तो मास मूवमेंट होता है जो बहुत बड़े मास का एकदम से मूवमेंट हो। इसमें आता है अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, एवलांच, ये सब मास मूवमेंट में आते हैं। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि दैट वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर द मास मूवमेंट बट इट एड्स द मास मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि मास मूवमेंट होगा नहीं जब तक वेदरिंग नहीं होगी। वेदरिंग सहायता कर सकती है मास मूवमेंट की, लेकिन कोई एक प्री डिटरमाइंड कंडीशन नहीं, प्री रिक्विजिट नहीं है इसके लिए, ओके। एंड अगर हम बात करें इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन की, तो इरोजन का मतलब ये है कि कोई चीज़ टूट गई, उसकी वेदरिंग हो गई, अब उसको कोई बहा के या फिर जैसे भी करके उसको कहीं पे ट्रांसपोर्ट करके कहीं छोड़ के आएगा। इरोजन ट्रांसपोर्टेशन ये एक एक्सितु प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं दूर जाके ट्रांसपोर्ट होगा। वो एजेंट इसमें होते हैं विंड, वाटर, ये सब ग्लेशियर वगैरह, और इसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक। अब आते हैं वेदरिंग में। तो वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ब्रेकिंग डाउन और डिजॉल्विंग इन द अर्थ सरफेस। 3 तरह की होती है वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 तरह की वेदरिंग होती है। अब फिजिकल, दिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अगर ब्रेकेज हो रहा है, जैसे कि विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज हीट, वाटर, आइस, प्रेशर, इन सब से। एग्जाम्पल इसके जैसे अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। अनलोडिंग एक्सपेंशन में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से पहले प्रेशर पड़ता है। प्रेशर जब पड़ता है तो ये अंडरलाइंग जो रॉक है ये टूट जाती है, जब टूट जाएगी तो इसमें जो प्रेशर पड़ रहा था वो रिलीज़ होगा, एक्सपेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर इस तरह से होते 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 वो क्या होता है, उसकी वो जो रॉक है वो टूटती है। फ्रॉस्ट वेजिंग होती है। वेजिंग क्या होता है, तो एक इस तरह से, जैसे मान लो कि रॉक है ये, ठीक है, इस तरह से उसमें वेज क्रिएटेड है, तो इस तरह से अगर मान लो कि इसमें वाटर बना, ठीक है, रात में जम गया, आइस बन गया, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा वाटर और आइस का, जिसकी वजह से वो उसको तोड़ देगा चट्टान को, दैट इज़ फ्रॉस्ट वेजिंग। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, ये सब फिजिकल वेदरिंग के टाइप्स होते हैं आपके। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन में ध्यान रखना, दैट इज़ कि भाई सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वेदरिंग। अगर हम सॉल्ट वेदरिंग में देखें तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वेदरिंग होती है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है जो आपसे पूछी जा सकती है। केमिकल वेदरिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, ये सब केमिकल वेदरिंग के टाइप्स हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसको हम ऑर्गेनिक वेदरिंग बोलते हैं, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि जो चूहे वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर, जो लिविंग फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से अगर यहाँ पर रॉक टूटती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक। ये इन सितु प्रोसेस ही हम देख चुके हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं वेदरिंग के, एक्सफोलिएशन डोम्स क्रिएट होते हैं। एक्सफोलिएशन क्या होता है, जैसे कि ये चट्टान है, चट्टान की जो ऊपरी पूरी कवरिंग है अगर वो हट जाए, ठीक है, रॉक की जो ऊपरी कवरिंग है वो हट जाए, उसका वेदरिंग हो जाए, तो उसको एक्सफोलिएशन बोलेंगे पूरा, ठीक। मास मूवमेंट क्या होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, रैपिड और स्लो। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। एंड वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर द मास मूवमेंट, इट ओनली एड्स द मास मूवमेंट। तो रैपिड और स्लो 2 तरह के होते हैं। रैपिड में अगर बात करेंगे तो अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड, एवलांच आते हैं। स्लो में आते हैं क्रीप, जहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, एंड सॉलिफ्लेक्शन, स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ मास डाउन अ स्लोप,
सीन मेनली इन दी टेम्परेट रीजन्स में मेनली देखने को मिलता है। ओके, इरोजन की अगर बात करेंगे तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स, तो मतलब वही जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को ही हम इरोजन बोलते हैं। वेदरिंग हो गई वहीं पे, इन सितु प्रोसेस है, वहीं पे टूट गई चट्टान, अब हवा, पानी, ग्लेशियर ये सब आएंगे और उसको बहा के ले जाएंगे, दैट इज़ इरोजन। तो काइनेटिक एनर्जी इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लैंड फॉर्म्स पे आते हैं। लैंड फॉर्म्स नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? 2 तरह के, या तो इरोजनल होगा या डिपोजिशनल होगा, यानी तो इरोड होगा, इरोड होके बना हुआ होगा, या डिपॉजिट होके बना हुआ होगा। दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन आप समझ गए, चीज़ों का क्षरण हो रहा है, टूट रही है, फूट रही है, ट्रैवल हो रही है, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ बन नहीं रही है, बिगड़ रही है। यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है डिपॉजिट होके। अब क्या चीज़ डिपॉजिट होगी? तो जो चीज़ इरोड होगी वही कहीं ना कहीं जाके जमा होगी, डिपॉजिट होगी, तो उसी से डिपोजिशन लैंड फॉर्म बनेगा। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाई, सबसे पहले रिवर देखेंगे। डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो इरोजन करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, जिसमें रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो अ रिवर गोज थ्रू 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होती हैं रिवर की। अब हम इसके इरोजन और डिपोजिशन को पढ़ें इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो रिवर है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो यूथफुल स्टेज होती है, मेच्योर स्टेज होती है, एंड ओल्ड स्टेज होती है। जब वो बहुत ही स्पीड में होती है, जब वो निकलती है माउंटेन से, पहाड़ों से, तो वो अपनी यूथफुल स्टेज में होती है। देन वो जब फर्टाइल जब ये प्लेन्स में आती है, समतल मैदान में, यूथफुल के बाद, तो उसको मेच्योर बोलते हैं। और जब वहाँ पर उसका माउथ है, माउथ मतलब जहाँ पर अपने वाटर को ड्रेन कर रही है, वहाँ वाला जो स्टेज होता है उसको हम ओल्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक। यूथफुल स्टेज, मेच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। यूथफुल होगी अपर स्टेज में, मिडिल स्टेज में मेच्योर होगी, एंड ओल्ड स्टेज जो है लोअर स्टेज में होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यूथफुल स्टेज में हमें पता है कि क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो मतलब ये है कि इरोजनल फीचर्स डोमिनेट करेंगे यहाँ पर। वहीं पर अगर हम बात करेंगे मेच्योर और ओल्ड में, जिन चीज़ को इसने इरोड किया है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर मेच्योर और ओल्ड में क्या है, डिपॉजिट कर रही होगी रिवर। तो रिवर फ्लोज इन स्पीड, एग्जाम्पल वी शेप्ड वैली क्रिएट होंगी, गॉर्जेस क्रिएट होंगे, कैनियन क्रिएट होंगे, वाटरफॉल एंड एंट्रेंच्ड मियांडर। वी शेप्ड वैली क्रिएट होगी, वी शेप की घाटी, गॉर्जेस क्रिएट होंगे, गॉर्जेस मतलब इस तरह से पैरेलल वैली। कैनियन क्या होता है? कैनियन कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। वी शेप वाली आप समझ गए, गॉर्जेस समझ गए, तो और कैनियन कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, जहाँ पर टॉप जो होता है ये नैरो होता है और ये काफ़ी वाइड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जिसकी वॉल्स होती हैं स्टेप लाइक होती हैं कैनियन की, ओके, स्टेप लाइक वॉल्स होती हैं कैनियन की। वी शेप में ऐसे, तो कैनियन में ऐसे। वाटरफॉल हो गया, रैपिड हो गया, रैपिड मतलब जो छोटे छोटे वाटरफॉल होते हैं, आपने अगर कभी देखें छोटे छोटे होते हैं, ऐसे लंबे से नहीं होते लेकिन छोटे छोटे होते हैं, उनको रैपिड बोलते हैं। और एंट्रेंच्ड मियांडर, मियांडर नहीं, ये एंट्रेंच्ड मियांडर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मियांडर यहाँ पे आएगा मेच्योर स्टेज में। मियांडर क्या होता है? तो जब रिवर इस तरह से ऐसे मटक मटक के चलती है, अगर कभी आप फ्लाइट में बैठे हो या फिर अगर आगे कभी बैठोगे तो आप अगर देखोगे तो अगर कहीं ना कहीं रिवर अगर फ्लो हो रही होगी नीचे से, जब लैंडिंग होती है या जब प्लेन ऊपर जाता है, तो खासकर तो मेन तभी आपको देखने को मिलता है जब लैंडिंग के टाइम पे होता है कि भाई इस तरह से आप देखोगे तो उस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिलता है रिवर को, तो वही मियांडरिंग है, वही रिवर का मियांडरिंग कहलाता है। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है, दो मियांडर इज़ नॉट अ काइंड ऑफ लैंड फॉर्म, क्योंकि ये कोई लैंड फॉर्म थोड़ी ना, तो कोई चीज़ इरोड हो रही ना डिपॉजिट हो रही है, ये तो बस रिवर का चलने का एक तरीका है, ठीक है। और कब चलेगी? जब उसको उतना ग्रेडियंट, उतना स्लोप मिलेगा नहीं। ओल्ड स्टेज फाइनल स्टेज होती है जहाँ पर ऑक्सबो लेक्स क्रिएट होंगे, डेल्टा क्रिएट होगा, फ्लड प्लेन्स, एलओएल जो फ्लड प्लेन्स है वो क्रिएट होंगे, ठीक है ना, डेल्टा, ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड। अब ऑक्सबो लेक कैसे क्रिएट होते हैं ये होप आपको पता होगा। इस तरह से जब मेंडरिंग करती है तो मान लो जैसे ही मिल गया यहाँ पे, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा और रिवर अब यहाँ पे सीधे फ्लो होगी और ये पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा। अब यहाँ पर रिवर के द्वारा इरोजनल और डिपोजिशनल हम समझते हैं। ये तो हमने रिवर की स्टेज देखी, उसमें बनने वाले कुछ लैंडफॉर्म देखे, और हमने ये समझा कि यूथफुल स्टेज में इरोजनल फीचर रहेंगे, मेच्योर फेज में आपके डिपोजिशनल रहेंगे और ओल्ड में भी डिपोजिशनल ही रहेंगे। तो इरोजनल में अगर हम देखें तो पॉट होल, प्लंज पूल्स क्या होता है? तो जब रिवर जब मान लो कि पानी इस तरह से चलता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई बड़ा सा पत्थर है तो रिवर इस तरह से चलेगी, तो यहाँ पर छोटा छोटा गड्ढे क्रिएट करते चलेगी, पॉट होल। जब वाटरफॉल से पानी गिरता है तो कुंड बन जाता है, वो कुंड को ही अंग्रेजी में बोला जाता है प्लंज पूल्स। वाटरफॉल, प्लंज पूल्स, पॉट होल्स, वी शेप की वैली, गॉर्जेस, कैनियन जो अभी ऊपर देखा, रिवर टेरेसेस,
इस तरह से रिवर टेरेसेस बनते हैं, एंट्रेंच्ड मियांडरिंग, और डिपोजिशन में आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सबो लेक आ जाएगा। आप मियांडर को भी रख सकते हो, बट मियांडर इज़ नॉट अ ट्रू लैंड फॉर्म। फ्लड प्लेन्स हो गया, लेवी हो गया, लेवी इस तरह से साइड में बनते हैं जब बाढ़ आ जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे कि रिवर है, अब बाढ़ आ गई, अभी जैसे इस समय बाढ़ का टाइम चल रहा, तो रिवर का मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, अब हमेशा तो बाढ़ रहेगी नहीं, जैसे मान लो अक्टूबर के टाइम पे ख़त्म बाढ़, तो फिर से यहाँ पे रिवर आ जाएगी, तो यहाँ पे जो चीज़ डिपॉजिट हो जाएगी, मिट्टी विट्टी सेडिमेंट वगैरह, वो लेवी कहलाता है। ब्रेडेड चैनल हो गया कि रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, बीच मान लो इस तरह से वो मिट्टी का जमाव हो गया, तो अब इस तरह से रिवर जाने लगी, फिर यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो गया तो इस तरह से रिवर जाने लगी, फिर यहाँ जमा हो गया तो इस तरह से, तो ये ब्रेडेड चैनल बन जाता है पूरा। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाई ग्लेशियर, ये समझ आ गया रिवर का, ग्लेशियर से आते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ जो कबर ताल है बिहार में, इस एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। और आपको पता है ये किस रिवर से बनता है, जो कबर ताल लेक है, बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक से बनता है ये। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाई ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर के द्वारा जो लैंड फॉर्म क्रिएट किया जाता है, ग्लेशियर का जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो तो होता है, लेकिन जो इनका इरोजन होता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक। तो ग्लेशियर की टोपोग्राफी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन है, रिवर मियांडर कर रही है इस तरह से, ये दोनों मिल गया, ठीक है। ये रिवर का कॉन्वेक्स साइड कहलाता है और ये कॉनकेव साइड कहलाता है, ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यहाँ पर बनते हैं पॉइंट बार, ध्यान रखना, अगर पूछ ले पॉइंट बार कहाँ बनते हैं, तो पॉइंट बार्स आपका ये जो अंदर वाला साइड होता है, कॉन्वेक्स वाला साइड, वहाँ पर पॉइंट बार्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक डिपोजिशनल फीचर है, जो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये पॉइंट बार ही है एक तरह का, ओके। कॉनकेव साइड में इरोजन होता है, कॉन्वेक्स साइड में डिपोजिशन होता है। इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म सब समझते हैं। तो इरोजनल में आ जाते हैं आपके सर्क, रिजेस, अरीड्स, हॉर्न, हैंगिंग वैली एंड ग्लेशियर वैली। अब यहाँ पर अगर आप ग्लेशियर को देखो तो ग्लेशियर इस तरह से यहाँ से मूवमेंट करते हुए आएगा, ग्लेशियर यहाँ से मूवमेंट करते हुए आएगा और इरोजन परफॉर्म करते हुए आएगा, इरोड करते हुए आएगा। और जब इरोड करते हुए आएगा तो यहाँ पे जो बनेगा इस तरह का जिसको बोलते हैं सर्क, सरक सरक के बन गया सर्क। ऐसे यहाँ से सरकेगा, वहाँ सरकेगा, वहाँ से सरकेगा, और इस तरह से अरीट बन जाएंगे, ये सिरेटेड रिज बन जाएगी, ये अड्डी टाइप बन जाएगी, और पॉइंटेड समिट बन जाएगा जिसको हॉर्न बोलेंगे। तो 3 चीज़ समझ आ गई आपको, सरक सरक के सर्क, अरीट, रिजेस, हॉर्न। ये हैंगिंग वैली, ग्लेशियर वैली समझ लो। तो जो मेन वैली है, यू शेप की वैली जो बन गई है ये पूरी घाटी, ये यू शेप्ड वैली है, ठीक है। और हैंगिंग वैली ये है जहाँ से यहाँ से ग्लेशियर आया, यहाँ से ग्लेशियर आया, यहाँ से ग्लेशियर आया, यहाँ से सब मिल गए, तो यहाँ पे भयंकर इरोजन होगा, नीचे गड्ढा ज़्यादा होगा, यहाँ उतना होगा नहीं। तो जब यहाँ से ग्लेशियर आएंगे तो ऐसे ये भी वैली है, ये भी, लेकिन इतनी बड़ी तो होगी नहीं, तो ऐसे लटकी हुई टाइप नहीं लग रही, लटकी हुई है जैसे, तो हैंगिंग वैली नाम हो गया। अब ये चीज़ डिपॉजिट होंगी, ठीक है, ये जो वैली में है घाटी बनी यू शेप की, यहाँ पर डिपोजिशन होगा, एस्कर बनेगा, ड्रमलिन बनेगा, मोरेन बनेगा, आउटवॉश प्लेन बनेगा, जॉर्ड भी ध्यान रखना, जॉर्ड क्या होता है, लिखा हुआ है सी वाटर एंटरिंग इनटू द ग्लेशियल वैली, सी वाटर एंटरिंग इनटू द ग्लेशियल वैली इज कॉल्ड एज जॉर्ड। एंड टान लेक्स आर क्रिएटेड व्हेन वाटर फिल्स अप इन सर्क, जब यहाँ सर्क बनेगा तो यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा ग्लेशियर का, या फिर मान लो कि इस तरह से कुछ प्रेसिपिटेशन हुआ तो वाटर डिपॉजिट हो जाएगा, दैट वुड बिकम टान लेक्स। अब ये जो होते हैं मोरेन, ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं, लेटल मोरेन्स होते हैं, टर्नल मोरेन्स होते हैं, मीडियल मोरेन्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि बन कहाँ रहा है, बीच में तो मीडियल है, ठीक है, साइड बन रहा है तो आपका लेटल मोरेन है। और अगर बात करेंगे ड्रमलिन, तो ड्रमलिन कुछ इस तरह का शेप का बनता है, ओवल शेप का लिखा हुआ, ओवल शेप बनता है ड्रमलिन, ठीक है, ओवल, ठीक, ओवल शेप का इस तरह से बनता है। लैंड फॉर्म नाउ क्रिएटेड बाई, हम ग्राउंड वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉल करें जल्दी से व्हाट वी हैव रेड इन द ग्लेशियर। ग्लेशियर में हमने पढ़ा है, एक तो सरक सरक के सर्क बन गया, अरीट बन गया, सिरेटेड रिज बन गई, हॉर्न बन गया, ग्लेशियल वैली बन गई, यू शेप की वैली बन गई, और हैंगिंग वैली बन गई, ठीक है। ये सब हमें देखने को मिल गई इरोजनल। डिपोजिशन में ऐसे याद कर सकते हो कि इश्क में एस्कर, मोरेना के लोग, मोरेन्स, ड्रम बजा रहे हैं, ड्रमलिन्स, एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन और आउटवॉश प्लेन्स। और हमने जॉर्ड समझा कि जो सी वाटर, और टान लेक्स क्या होते हैं जहाँ पर वो सर्क में पानी चला जाए, और जॉर्ड क्या होता है जहाँ पे सी वाटर एंटरिंग इनटू द ग्लेशियल वैली। लैंड फॉर्म नाउ क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर, इसको हम बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ग्राउंड वाटर के द्वारा जो लैंड फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं उसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि कास्ट एक रीजन है जो कि मेडिटेरेनियन सी के पास में पड़ता है। वहाँ की जो रॉक्स हैं सेडिमेंट्री टाइप की, और वो रॉक हैं आपकी लाइमस्टोन और डोलोमाइट की बनी हुई। वो रॉक बड़ी सॉफ्ट होती हैं, पोरस नेचर की होती हैं, जिसकी वजह से पानी उनके अंदर धीरे धीरे रिस जाता है और उनको खोखला कर देता है, लैंडफॉर्म बन जाता है। वो जो खोखला हुआ मटेरियल है वो कहीं जाके डिपॉजिट होगा और उससे डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनेंगे। क्लियर है।
कैल्शियम कार्बोनेट होता है इनकी रॉक में, जो कि बड़ा सॉल्युबल कंपाउंड है। तो सॉल्युबल है, तो जैसे कि यहाँ पे डिज़ोल्व हो गया, लो खाली हो गया, ठीक है, ये भी खाली हो गया क्योंकि डिज़ोल्व हो गया ना उसमें। अब ये यहाँ जाएगा और धीरे धीरे टप 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 गिरेगा, टप 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 गिरेगा, टप 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 गिरेगा, कुछ नहीं गिर पाएगा, वो चपक जाएगा सीलिंग से। जो चपक जाएगा स्टैलेक्टाइट, और जो नीचे गिर गया वो स्टैलेग्माइट। कैसे याद रखेंगे, ये बेचारा लटका हुआ है तो टाइट पकड़ना पड़ेगा इसको। तो जो सीलिंग से लटक रहा है स्टैलेक्टाइट, जो नीचे ऊपर से उठ रहा है बेस ऑफ द फ्लोर से स्टैलेग्माइट, और दोनों अगर मिल गए तो बन जाएगा खंभा यानी पिलर। यही 3 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं, इसके अलावा चौथा नहीं होता, इसमें हमें पढ़ना होता है, ठीक है। बस ये 3। इरोजन जब होता है तो ऐसे हल्का सा ऐसा गड्ढा सा बन गया, स्वॉलो होल, थोड़ा ज़्यादा बन गया सिंक होल, कोलैप्स कर गया कोलैप्स सिंक। और क्या बनता है, और बनता है लेपीस, ठीक है, और लाइमस्टोन पेवमेंट। इसके ऊपर ऊपर यहाँ पे ऊपर ऊपर इस तरह से लेपीस बन जाते हैं, और पूरा जो इस तरह से बन जाता है टोपोग्राफी, उसको लाइमस्टोन पेवमेंट बोलते हैं। ओके, वो वाला क्या होता है, तो जब बहुत सारे अब सिंक होल ये मिल जाएंगे आपस में, जैसे ये एक सिंक होल है, ये एक सिंक होल है, अब आपस में ये मिल गया, ये आपस में मिल गया, तो एक लंबी सी इस तरह से चेन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ऊवाला। ऐसे याद कर लो, समवन गॉट सरप्राइज आफ्टर वॉचिंग ऊ ला ला, वो बोल रहा है, ठीक है, ओ हो ये क्या हो गया, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, सिंक होल, डोलाइन, लेपीज, उवालाज, लाइमस्टोन पेवमेंट्स। एंड डिपोजिशन में अगर बात करेंगे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट एंड पिलर्स। सेम चीज़ जो मैंने बताई थी। एक्विफर इज़ नॉट अ लैंडफॉर्म, ठीक है, एक्विफर इज़ नॉट अ लैंडफॉर्म। एक्विफर इज जो ग्राउंड वाटर है, जो कि हार्ड रॉक के बीच में जो स्टोर्ड है, उसको हम एक्विफर बोलते हैं। इट इज़ नॉट अ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाई सी वेव्स, तो सी वेव्स जो समुद्री वेव्स उनके द्वारा क्रिएट किए गए लैंडफॉर्म्स। इरोजनल, डिपोजिशनल। इरोजन में क्या बनता है, क्लिफ बनती है खड़ी हुई, ठीक है, अब खड़ी हुई क्लिफ है, और यहाँ पर बार 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 समुद्र का पानी आ रहा है, क्या बन गई, केव बन गई, क्लिफ केव। खड़ा हुआ बीच में इस तरह से, स्टैक बन गया, स्टैक, इस तरह से पत्थर, स्टैक बन गया। अब ये पत्थर में क्या है, इरोजन होगा, या फिर पत्थर अंदर से खोखला हो जाएगा, तो किस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, कुछ आर्च बन जाएगी ये, ठीक है। अब जो चीज़ इरोड हुई है वो चीज़ डिपॉजिट होगी, तो जो बीच होते हैं किनारों में बनते हैं, डिपोजिशनल है, ठीक है। ड्यून्स बनेंगे, बार्स, बैरियर, स्पिट, टोम्बोलो, ये सब आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं, ठीक। टोम्बोलो की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो टोम्बोलो ये है, जो एक आईलैंड को दो इज नॉट पत्थर टाइप पड़े हुए यहाँ पे, तो मतलब ये एक आईलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करता है। दिस इज द मेन लैंड, ओके, दिस इज द मेन लैंड। तो एक आईलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज टोम्बोलो। सैंड स्पिट देखो थोड़ा सा निकला टाइप हुआ है मेन लैंड से, दैट इज कॉल्ड एज सैंड स्पिट, क्लियर। बैरियर ड्यून क्या होता है, बैरियर, बैरियर जो एक तरह का डिवीजन है, मतलब इस तरह से बना कि इसने एक लगून लेक क्रिएट कर दिया। लगून काइंड ऑफ बैक वाटर, जिसको कयाल बोलते हैं, कयाल बोलते हैं कहाँ पे, बैक वाटर्स को, लगून्स को, केरला में, ठीक है। तो ये क्या है कि इस तरह से ये पूरा समुद्र था, ठीक है, जैसे मान लो ये समुद्र है पूरा, इस तरह से मान लो यहाँ पर इस तरह से डिपोजिशन हो जाए, ये एक लेक बन जाएगा। ये किसने बना दिया लेक, ये बना दिया बैरियर ड्यून ने, काइंड ऑफ बैरियर बन गया छोटे लेक और पूरे समुद्र के बीच में, क्लियर है। नो लास्ट में है विंड के द्वारा क्रिएट किए गए लैंडफॉर्म्स। इरोजनल में आते हैं पेडी प्लेन, नॉट पेनी प्लेन। पेनी प्लेन पानी क्रिएट करता है, दैट इज रिवर, जो रिवर है वो क्रिएट करती है। दिस इज योर पेडी प्लेन। पलाया, पलाया क्या होते हैं, बहुत ही शैलो सी इस तरह से ग्रेडियंट टाइप बन जाएगा शैलो से डेजर्ट में, और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, दैट इज कॉल्ड एज पलाया। मशरूम रॉक्स होती हैं इस तरह से कुछ बनती हैं मशरूम रॉक्स। पेडिस्टल रॉक होती हैं जिसमें ज्यूगन आती हैं, ठीक है, ज्यूगन भी आती हैं आपकी, इस तरह से कुछ बनती हैं ज्यूगन्स आपकी, ठीक है। ज्यूगन, ज्यूगन हो गई, पेडिस्टल रॉक होगी, मशरूम रॉक, पलाया, पेडी प्लेन, ये सब इरोजन लैंडफॉर्म है। डिपोजिशनल में सैंड ड्यून्स, जिसमें आपकी बरखन्स आती हैं, सीफ आती हैं। बरखन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ये मशरूम रॉक है आपकी। अब बरखन्स इस तरह से होती हैं, जब हवा इस तरह से चलती है तो इस तरह से बन गई है। अब इनका सिर्फ एक ही पॉइंट है, मतलब एक ही साइड बेवसी क्रिएट हुआ है, एक ही साइड बना ही है, ठीक। अब इसके पीछे के रीजंस और सब उतना डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है, सिर्फ अभी रिविजन करना है बस। तो यहाँ उसको बोलते हैं सीफ। अगर दोनों विंग्स हैं, दोनों इसके हाथ हैं तो बरखन, और सिर्फ एक ही है तो सीफ। दूसरे तरह के होते हैं पैराबोलिक ड्यून। पैराबोलिक बस ध्यान रखना है वेजिटेशन से एसोसिएट है। अगर इस तरह से लिख दे कि कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये
सैंड ड्यून के बारे में पूछ रहा है या फिर विंड के डिपोजिशन लैंडफॉर्म के बारे में पूछ रहा है और वहाँ पर वेजिटेशन लिखा हुआ है, तो इस तरह का जो बनता है उसको पैराबोलिक बनते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन अच्छा खासा होता है। एंड ट्रांसवर्स जो ड्यून्स होते हैं वो विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनते हैं, उनको ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलते हैं। ओएसिस क्या होते हैं? स्मॉल पैच ऑफ फर्टाइल लैंड विद वाटर सोर्स। डेजर्ट में थोड़ा बहुत कहीं वेजिटेशन अगर है, जैसे पाम ट्री वगैरह लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत वेजिटेशन है नहीं थोड़ी, क्योंकि फर्टाइल लैंड है, तो उसको ओएसिस बोलते हैं। लोएस भी एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, जब बहुत ही फाइन ग्रेन का जो सैंड, बहुत ही बारीक जो सैंड है वो डिपॉजिट हो के क्या बन जाता है? लोएस बन जाता है। ठीक है, और ये बर्कन और सीफ का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं हुज पॉइंट्स और विंग्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन, एंड सीफ होता है जिसका सिर्फ एक ही विंग होता है। ऑलराइट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम जैसे मैंने बताया मिल जाएगा। अगर आपको इस पर शॉर्ट क्विज भी चाहिए तो आप बता दीजिएगा, इसका क्विज में वो भी करवा दिया जाएगा। एंड अगर आपको बस ठीक है कुछ और सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो आप 8840286735 मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगेन प्लीज़ इसमें फालतू के मैसेज मत करिएगा, ठीक है। एंड सिर्फ सब्जेक्ट मैटर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, क्योंकि मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है कि अगर एसएससी की वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ ऐसा है तो प्लीज़ वो भी, क्योंकि फिर होता ही है कि आप एक उम्मीद के साथ करते हैं उसको, है ना, लेकिन होता ही है कि मैं भी उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ और इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबका बैठ के रिप्लाई कर दूँ। मैं इसलिए देता हूँ ताकि अगर कुछ ऐसा कुछ है, अगर आपको लगा है कहीं पे अगर कुछ डाउट वगैरह है तो उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूँ, ठीक है, सिर्फ इस पर्पज़ से। बाकी और कुछ इश्यूज़ होते हैं एप्लीकेशन पे तो उसके लिए अलग नंबर है, एप्लीकेशन पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड थैंक यू।